हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में आज की अंतिम वीडियो है जो पार्ट्स वो छोड़ गए थे लास्ट, पुष्यभूति या वर्धनवंश। ठीक है, इससे पहले गुप्त काल में न पढ़ाया था। ये प्राचीन भारत का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत हम शुरू करेंगे। तो आज हम इसको समझेंगे कि पुष्यभूति या वर्धनवंश के बाद क्या हुआ, सॉरी इससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, इससे पहले आप याद कीजिए हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, जब गुप्त काल था तो हुणों का आक्रमण हुआ, गुप्त का पतन हुआ। ठीक है, 550 ईस्वी में गुप्तों का पतन हुआ। लगभग 550 के बाद और 600 ईस्वी की ये बात है। ये छठी शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, इसको कह सकते हैं आप छठी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, छठी शताब्दी ईस्वी बोलेंगे, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ईस्वी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्या होता है, एक वंश का उदय होता पुष्यभूति वंश। ठीक है, एक बात और, केवल यही वंश नहीं। ठीक है, आपके सामने मैंने एक मैप रखा है, देखिए। तो होता क्या है, जैसे गुप्त काल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इससे पहले जो ये पूरा मैप था, लगभग जो क्षेत्र था, ये गुप्त का दिन था। ठीक है, गुप्त काल जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हुए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सॉरी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समय ये गुप्तों का दिन था। धीरे धीरे गुप्त काल समाप्त हुआ, पतन हुआ। उसका पतन का कारण क्या था, उस समय हुणों का आक्रमण हुआ। ठीक है ना, हुण को मलच्छ भी कहते थे, स्कंदगुप्त ने उनको हराया था। ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार उत्तर भारत में थानेश्वर में, पश्चिमी भाग में थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, क्लियर है। थानेश्वर कहाँ है फ्रेंड्स, हरियाणा में। क्या होता है, एक वंश की उत्पत्ति होती है पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हर्षवर्धन इसके प्रसिद्ध राजा हुए। इसी पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, याद रखिए मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, कन्नौज में गृहवर्मा हुए। गौड़ बंगाल का क्षेत्र था जहाँ पर कि शशांक हुए राजा। और चालुक्य वंश जो ये नीचे दक्षिण में था, कर्नाटक वाला क्षेत्र चालुक्य था, जहां पर कि एक राजा कौन हुए, पुलकेशन हुए। कौन हुए, पुलकेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है आपको, कौन सा राजा कहां पर थे। तो ऐहोल अभिलेख भी हमें यहीं से मिलता है, कर्नाटक से, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए फ्रेंड्स कि हम पुष्यभूति वंश क्यों पढ़ रहे हैं। इनमें से आप देखिए कि हम इस वंश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय ये वंश काफी फेमस था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पूछ सकता है इस वंश के बारे में। ठीक है, इस वंश में कौन कौन से राजा हुए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किए या किस प्रकार संघर्ष हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे गुप्त काल का पतन हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि एक पश्चिमी भाग में हमारा फोकस है पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धनवंश भी कहते हैं। मैं पुष्यभूति ने, उसी के नाम पे है, पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, और अगर बात करें कि इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बाद में हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे ये वर्धनी वंश में। तो हुएनसांग ने जो सीयू के नाम से ग्रंथ लिखा है उसमें हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट ने, बाणभट्ट की, उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर है आपको। कलहण की राजतरंगिणी में हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये स्रोत है। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, स्रोत। तो आप इनको नोट भी कर लेंगे, जो मैं रचनाएं मुंह से बोल रहा हूँ। कलहण की राजतरंगिणी, ठीक है, और सीयू के नाम से लिखा है, सीयू की। ठीक है, सीयू के नाम से जो लिखा हुआ ग्रंथ ये लिखा है किसने, हुएनसांग ने। ठीक है, जो कि चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में आया था, इसके बाद ये वर्धन वंश में। ठीक है, तो होता क्या है, ये अपने अपने उसमें उनके बारे में लिखा गया है, इन राजाओं के बारे में लिखा है। ठीक है, और कलहण की राजतरंगिणी में है। और कर्नाटक में ये राजा थे चालुक्य वंश के, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन भी थे वहां राजा, पुलकेशन। तो यहां से एक अभिलेख मिलता है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में भी हमें क्या मिलती है, ध्यान रखिए, ऐहोल अभिलेख में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है पुष्यभूति वंश या इन वंशों के बारे में, जो इनका आपसी क्या था, संघर्ष था। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद पुष्यभूति वंश हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा फोकस किस पर रहेगा, पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश के प्रमुख राजा हुए पुष्यभूति। ठीक है, उन्हीं के नाम पे था, लेकिन इनके बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए आप इसमें एक चीज याद रखिए कि जो पुष्यभूति वंश थे, ठीक है, उनकी राजधानी कहाँ थी, उनकी राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर का क्षेत्र कहाँ है, ये देखिए, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, और ये क्षेत्र है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा जहाँ कुरुक्षेत्र भी है। तो आप क्लियर कर देंगे, यहाँ पर मालवा था, हाँ मालवा में आप यहाँ पर लिख दिए देवगुप्त। ठीक है, देवगुप्त लिखा मैंने, तो देवगुप्त मालवा के शासक थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। अच्छा, अब होता क्या है, पुष्यभूति की राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, लेकिन इस वंश के जो प्रमुख राजा हुए वो थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ध्यान रखिए, पुष्यभूति के बाद सीधे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रभाकर वर्धन के बारे में। और इनके 3 पुत्र थे, मतलब 2 पुत्र 1 पुत्री थी, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, एक थे राज्यवर्धन,
एक हर्षवर्धन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी इनकी राज्यश्री, ठीक है, इनकी एक पुत्री कौन सी थी, राज्यश्री, ठीक, दो पुत्र एक पुत्री थी। अब इन्हीं पे ही इनकी कहानी है, ठीक है, वर्धन, देखिए आप कास्ट भी लगी है वर्धन, तो इसी वर्धन के कारण इसको वर्धन वंश कह रहे हैं, क्लियर हो गया ना आपको अब, और पुष्यभूति के कारण पुष्यभूति वंश कह रहे हैं, इसलिए दो नाम सेम है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा वर्धन वंश क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, होता क्या है अब इसके बाद जो राजश्री होती है, ठीक है, क्योंकि अब शासन चल रहा है, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन गद्दी पे है, वो अपनी पुत्री प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री का विवाह, राजश्री का विवाह किससे करते हैं, यहाँ ये देखिए कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से। कन्नौज कौन सा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ क्षेत्र कन्नौज है। राजश्री का विवाह क्या होता है, कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हो, ठीक है, वहां पर मौखरी वंश था उस समय, वैसे मौखरी भी लिख दीजिए आप, मौखरी वंश था, तो ग्रहवर्मा से उनका विवाह हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद, यहां पर देखिए मौखरी वंश, ठीक है, मौखरी आप लिख लीजिए, ठीक है। ग्रहवर्मा से शादी होती किनकी, इनकी, ठीक है, मतलब इनके पति का नाम क्या था, ग्रहवर्मा। अब ये कहानी सुनिए आप, कहानी क्या सुनिए, कहानी किस प्रकार चल रही देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, ठीक है, उसमें एक महान राजा हुए प्रभाकर वर्धन, उनके दो पुत्र एक पुत्रियां थी, उनकी पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से होता है, सीधे कनेक्शन देखिए। अब होता क्या है, मालवा के शासक, क्योंकि उस समय इनकी दुश्मनी होती है, मालवा के शासक देवगुप्त जो होते हैं वो ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं, मतलब राजश्री के पुत्र की, सॉरी राजश्री के पति की हत्या कर देते हैं। ये किन की हत्या करते हैं, इनकी हत्या करते हैं, मतलब इनका आपस में यहाँ पर दुश्मनी है इनकी, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब वो देवगुप्त की हत्या करते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की, ठीक है ना, देवगुप्त ने, इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या की, मतलब राजश्री के पति की हत्या कौन करता है, देवगुप्त, जो कि मालवा के शासक थे, ठीक है। अब होता क्या है, इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ रही है, ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ रही है, फिर वो क्या करते हैं कि वो बंदी बनाते हैं, देवगुप्त राजश्री को बंदी बना लेते हैं, जो कि ग्रहवर्मा की पत्नी थी, मतलब, ठीक है ना, तो ग्रहवर्मा को मार दिया और उनको पत्नी बना देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने देवगुप्त ने मारा ग्रहवर्मा को। अब क्या होता है, राजश्री के जो भाई हैं, राजश्री के भाई कौन है, राजवर्धन, अब भाई का कर्तव्य कि बहन की रक्षा करे। अब राजवर्धन क्या करते हैं, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सीधे हत्या करते हैं किसकी, देवगुप्त की, क्योंकि देवगुप्त ने बंदी बनाया था ना, देवगुप्त ने किसको बंदी बनाया, ग्रहवर्मा की पत्नी, मतलब राजश्री को। और राजवर्धन कौन थे, राजश्री के भाई, तो एक भाई होने के नाते उन्होंने देवगुप्त को मार दिया और अपनी बहन को छुड़ा दिया, ठीक है, अपनी बहन को मतलब छुड़ा दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब इस पे कहानी सुनिए आप। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, राजवर्धन ने हत्या की किसकी, देवगुप्त की, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्शन समझिए, कौन किसकी हत्या कर रहा है। तो राजवर्धन ने हत्या की देवगुप्त की, क्यों की, क्योंकि उन्होंने एक तो ग्रहवर्मा को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया था। अब होता क्या है, राजवर्धन ने क्या किया, देवगुप्त को मारा, ठीक है, वो मार दिया, उसके बाद देवगुप्त को मारा, और फिर यहां पर मैंने एक राजा लिखे हुए गौड़, गौड़ है बंगाल के उस समय वंश, गौड़ वंश, यहाँ के एक राजा शशांक, जो कि शैव धर्म को मानते थे, जिन्होंने, याद रखिए, बोध गया में बोध वृक्ष को कटवा दिया था, याद रखिए आप इसको, शशांक के बारे में फैक्ट याद रखिए, ठीक है। तो गौड़ नरेश शशांक ने मार दिया राजवर्धन को, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्यों, किसने किसको मारा, थोड़ा याद कर लीजिए आप, तो आप इसको समझ जाइए, धोखे से मारा, ठीक है, धोखे से मारा शशांक ने किसको, राज्यवर्धन को, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उनकी बहन को बंदी बना लिया, ठीक है, उनकी बहन को बंदी बना लिया फिर शशांक ने, ठीक है ना, जो कि शैव धर्म को मानता था, फिर राज्यश्री फिर बंदी हो गई, ठीक है ना। तो एक ही इंपॉर्टेंट कहानी आप समझ जाइए, किसने किसको मारा, ठीक है, ये कहानी थोड़ा फैक्ट में आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि होता क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन ने भी अपनी कमान संभाली थी, राजवर्धन और इनमें लड़ाई हुई, किन में, शशांक में, ठीक है, और शशांक को मार देते हैं कौन, सॉरी शशांक ने धोखे से किसको मार दिया, राजवर्धन ने, शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार दिया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, और फिर वो शशांक ने बंदी बना राजश्री को। अब राजश्री भी बंदी है और ये भी मर गए। अब गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन 16 साल में, ठीक है, ध्यान रखिए, हर्षवर्धन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन अब गद्दी पर बैठते हैं जब शशांक ने किसको मार दिया, राजवर्धन को मार दिया, और शशांक था गौड़ नरेश, ठीक है। एक ये आप इस ट्रायंगल को समझिए, किसने किसको मारा, ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो अभी भी राजश्री बंदी में है, कैद में है, ठीक है, कैद में है। अब होता क्या है, अब तो देखिए, अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम हर्षवर्धन पढ़ रहे थे, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, गद्दी संभाली, ठीक है, हर्षवर्धन,
जिनके नाम पर हम कह सकते हैं सीधे थे, जिन्होंने वर्धन वंश को फैलाया और एक प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि सारे परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, याद कर दीजिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। ठीक, सबसे पहले 606 ईस्वी याद रखिए। ठीक है, 606 ईस्वी कह रहा हूँ, ईसा पूर्व नहीं, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि राजवर्धन को ये मार देते हैं शशांक, तो गद्दी पर कोई तो चाहिए ना बैठने के लिए। और दूसरा, एक दूसरी समस्या इनके सामने होती है, क्योंकि देखिए शशांक के पास राजश्री बंदी है, जो कि हर्षवर्धन की बहन हुई ना, क्योंकि जब राजवर्धन की बहन होगी तो हर्षवर्धन की बहन होगी, तो अपनी बहन को छुड़ाना भी एक यहाँ पर समस्या थी। तो क्या किया इन्होंने, एक युद्ध किया और युद्ध में शशांक को हरा दिया। ठीक है, इतनी छोटी आयु में एक युद्ध किया और युद्ध में शशांक को हरा दिया और अपनी बहन को छुड़ा दिया। ठीक है, तो हर्षवर्धन काफी महान शासक हुए, इनको शिलादित्य भी कहते हैं। अपनी बहन को इन्होंने छुड़ाया, शशांक को इन्होंने हराया था। ठीक है, शशांक को इन्होंने हराया। याद रखिए, मैं फैक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्होंने कन्नौज को जीता। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, कन्नौज को जीता। कन्नौज कौन है? कन्नौज पे कौन थे उसमें? गृहवर्मा, इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे फिर पुष्यभूति के वंश के राजा जो थे हर्षवर्धन, इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कन्नौज को राजधानी बनाने वाले राजा कौन थे? हर्षवर्धन। तो कन्नौज भी जीत गया, थानेश्वर तो था ही इनका, क्लियर हो गया, और बहन भी इन्होंने अपनी छुड़ा देते। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ह्वेनसांग भारत आया, सीयू की नाम का उनका ग्रंथ है, उनको इसके बारे में उनको जानकारी मिलती है, फैक्ट नोट कर लीजिए। हर्षवर्धन एक लेखक भी थे, कहा जाता है कि इनके कलम में भी एक जादू था। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक है, और रत्नावली, ये 3 नाटक लिखे हुए हैं। ये माना जाता है कि इन्होंने लिखे हैं, किससे लिखवाए हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, याद रख लीजिए आप इनको। तो ये हर्षवर्धन के नाम से पूछता है, ठीक है, कि किसने लिखे हैं, तो इन्होंने लिखे हैं, याद कर लिया। ठीक है, तो आप ये 2-3 चीज़ याद रख लीजिए। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, प्रयाग में इन्होंने धार्मिक सभा का आयोजन किया। पूछा भी जाता है कि कुंभ का आयोजन किसने किया या धार्मिक सभा किसने की, तो हर्षवर्धन ने की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रयाग में 5 साल पर क्या करते थे, संगम, प्रयाग संगम में 5 साल में एक सभा का आयोजन करते थे। इनके बारे में फैक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हर्षवर्धन के बारे में यही पूछेगा। ठीक है ना, और अंतिम राजा भी हर्षवर्धन ही हुए इनके। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश 6ठी शताब्दी का हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें ज़्यादा था नहीं वैसे, आप बस इसको समझ आइए किसने किसको मारा। एहोल अभिलेख मिला कर्नाटक से, चालुक्य वंश का संबंधित, और वर्धन वंश के बारे में जानकारी देता है। नीचे पुलकिसन द्वितीय, पुलकिसन के यहाँ राजा, पुलकिसन राजा का नाम है। ठीक है, आप इस कहानी को समझ आइए। ठीक है, अगर आप इस कहानी को समझ गए, आप इस कहानी को समझ जाएंगे तो आपको वर्धन वंश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, अगली वीडियो में जैसे हम करते ही हैं, इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न लूसेंट के जो हम करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में करूंगा, और इसी के साथ प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद मध्यकालीन भारत हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके वस्तुनिष्ठ और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।